नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 103 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लो, ताकि चैप्टर को समझने में आपको लिए आसानी हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ो। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। तो देखो, इससे पहले चैप्टर शुरू करूँ इससे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ताकि चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। तो इस चैप्टर से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि एक सेशन में एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है और दूसरा एक बार आता है। तो लगभग अल्टरनेटिव चलते रहते हैं, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडो ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो अगर आएगा भारतीय, यूनानी या फिर इंडो ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करो, तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो इस चैप्टर में आपको मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो 10 में से 7 बार आता है कम से कम, वो क्वेश्चन ये है कि सप्तवाहन राजनीतिक संरचना का वर्णन कीजिए, जो कि इसी चैप्टर में आपको मिलेगा आगे चलकर। तो सबसे पहले हम इंडो ग्रीक के बारे में जानेंगे और फिर सप्तवाहन शासकों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा देखो, इन सब चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र होगा पश्चिमी दक्कन। तो पश्चिमी दक्कन जब आप नक्शे में देखोगे तो आज की जो मुंबई के आसपास का इलाका है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये कभी दक्कन साम्राज्य की सीमाओं में आता था। तो चलो अब शुरू करते हैं। यानी कि आपको ये पता चल गया इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, और इस चैप्टर में हम भारत के किस जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं ये भी आपको पता चल गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब आप वेस्टर्न दक्कन की बात करोगे, यानी कि पश्चिमी दक्कन की बात करोगे, तो इसका जो इतिहास है वो नया नहीं है, बल्कि यहाँ की जो बस्तियाँ हैं ना, वो बहुत पुरानी बस्तियाँ हैं। अगर आप ताम्र युग के इतिहास को पढ़ोगे, अगर आप लोह युग के इतिहास को पढ़ोगे, तो भी आपको ना दक्कन में प्रारंभिक बस्तियों के बारे में पता चल पाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो दक्कन की सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। यहाँ पर बहुत सारी ग्रामीण बस्तियाँ थीं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती थीं। इसके अलावा जो महाकाव्य हैं, जो पुराण हैं, जो आंध्र है, सबरस है, पुलिंद आदि जैसी कई जनजातियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि महाकाव्यों में, पुराणों में अगर आप पढ़ोगे तो आपको आंध्र जनजाति के बारे में पता चलेगा, सबरस जनजाति के बारे में पता चलेगा, पुलिंद जनजाति के बारे में पता चलेगा। और ये सारी जनजातियाँ कहाँ रहती थी? ये सारी जनजातियाँ दक्कन में रहती थी। इवन आप सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे इतिहास में, तो आपको ये पता चलेगा कि मौर्यों का जो विस्तार है वो दक्कन तक शुरू हुआ था। मौर्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोने, हीरे, जवाहरात जैसे खनिज संसाधनों के लिए यहाँ पर आकर्षित हुए थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के आसपास का जो इलाका है, जिसमें धरनिकोटा, और महाराष्ट्र का सतारा जिला है, यहाँ पर भी बहुत सारी बस्तियां थीं। और यहाँ पर जो लोगों ने शासन किया था, उनमें से एक शासक वंश था महारठियों का। ध्यान से सुनिएगा, महारठियों का। इसके अलावा एक शासन था सातवाहनों का। ये माना जाता है जो इस सातवाहन वंश के लोग थे, इन्होंने महारठियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और दक्कन के पहले राज्य की नींव रखी थी। तो इतना पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? इतना पढ़ने के बाद आपको ये पता चलता है कि दक्कन की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं है। इसका तो वर्णन ताम्र युग में भी किया गया है, इसका वर्णन लोह युग में भी किया गया है। आप महाकाव्यों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, तो यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उन जनजातियों का इतिहास पता चलेगा। तो इससे पता चलता है कि दक्कन का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। तो चलो शुरू करते हैं इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, एक राजा था सिकंदर, जिसने विश्व विजेता बनने की ठानी थी। तो सिकंदर के नेतृत्व में क्या हुआ था, जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक लोग थे, ये बैक्ट्रिया में जाकर बसे थे। अब आप कहोगे बैक्ट्रिया का इलाका कौन सा होता है? हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, फिर भी बता देता हूँ। बैक्ट्रिया में उत्तरी अफगानिस्तान आते हैं, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान आता है और उज्बेकिस्तान का क्षेत्र आता है। चैप्टर नंबर 1 में जो नक्शा था, उस नक्शे को आप देख लो, आपको बैक्ट्रिया साम्राज्य पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो सिकंदर की लीडरशिप में जो यूनानी थे, ये यूनानी कहाँ पर जाकर बसे थे? बैक्ट्रिया में। इसके बाद सिकंदर जितना भी क्षेत्र जीतता है, वो सेकुलस निकेटर के अंतर्गत छोड़कर चला जाता है। और वो सिकंदर तो अपने देश में वापस चला जाता है, और उस सारे सारे जीते हुए क्षेत्र को कौन चला रहा है? सेकुलस निकेटर। अब क्या होता है, सेकुलस निकेटर के समय में एक राजा आता है जिसका नाम होता है डायोडोटस। अब ये जो डायोडोटस नाम का राजा होता है, ये सेकुलस निकेटर को हरा देता है और उसके शासन वंश को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकता है। सेकुलस के खिलाफ वो विद्रोह कर देता है और एक अलग यूनानी राज्य की स्थापना करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, यानी कि चाहे मैं ग्रीक बोलूँ चाहे यूनानी बोलूँ, बात एक ही है भाई, है ना? तो चाहे मैं बोलूँ ग्रीक राज्य की स्थापना किसने करी? डायोडोटस प्रथम ने। चाहे मैं कहूँ यूनानी राज्य की स्थापना किसने करी, तो कौन था? वो डायोडोटस प्रथम था। तो अगर आप बैक्ट्रिया साम्राज्य को आप देखोगे नक्शे में, तो ये भारत के वेस्ट और नॉर्थ से जुड़ रहा होगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से जुड़ रहा होगा। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ होंगी, इन पहाड़ियों का नाम होगा हिंदुकुश पहाड़ियाँ।
जो कि आप नक्शे में देख सकते हो। तो बैक्ट्रियन यूनानी ग्रीक साम्राज्य की अगर बात की जाए तो ये पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच में यहाँ पर शासन करेंगे। इन्हें ही इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन के रूप में जाना जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आना चाहिए, यानी कि तो आप ये बताओगे कि इंडो ग्रीक का आरंभिक इतिहास क्या है। तो इंडो ग्रीक का आरंभिक इतिहास बात करोगे तो सबसे पहले सिकंदर के नेतृत्व में बसेंगे और आगे चलकर इनमें से एक बंदा होगा डायोडोटस प्रथम, जो कि सेकुलस निकेटर के शासन को उखाड़ फेंकेगा और अपने शासन की स्थापना करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलनी है, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। तो जब आप ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा करोगे इंडो ग्रीक की, तो बहुत सारे सिक्के मिले हैं पुरातात्विदों को खुदाई के दौरान। तो पुरातात्विदों को खुदाई के दौरान जो बहुत सारे सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों का अध्ययन किया गया है, उनके लेखों का अध्ययन किया गया है, उनके चित्रों का अध्ययन किया गया है, और इन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें पता चली हैं। किस चीज़ के बारे में? इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में। तो कहता है कि इंडो ग्रीक की अगर आप बात करोगे तो इंडो ग्रीक के इतिहास को बड़े पैमाने पर उनके सिक्कों के आधार पर खंगाला गया है, और ये सिक्के उनके राजवंश से संबंधित थे, जिससे पता चलता है कि राजाओं के अपने अधिकार थे, उनके निर्णय लेने की अपनी क्षमता थी और व्यापार पर उनका पूरा का पूरा नियंत्रण था। पहली बार जो हिंदू कुश पहाड़ी है, इसके दक्षिण क्षेत्र से आपको तांबे के सिक्के मिलेंगे। बहुत सारे सिक्के मिलेंगे जिन पर राजाओं की तस्वीरें होंगी, उनके द्वारा लिखित यहाँ पर बहुत सारी क्या होंगी? किवंदतियाँ, यानी कि कहावतें भी होंगी और कहानियाँ भी होंगी। हालांकि कुछ शासकों के बारे में ग्रीक और लतीनी स्रोतों से भी आपको जानकारी मिलती है। तो आप अगर हिंदू कुश के दक्षिणी क्षेत्र को देखोगे तो यहाँ पर सांचे से बने हुए सिक्के मिलेंगे आपको, जिसमें राजाओं की तस्वीरें होंगी और किंवदंतियाँ होंगी। इसके अलावा बहुत सारे लतीनी स्रोत हैं जिससे भी हमें इन राजाओं के बारे में पता चलता है। तो बैक्ट्रियन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक किताब भी है, और इस किताब का नाम है फिलिपिक हिस्ट्रीज। तो इस किताब में भी इसके बारे में पता चलता है। बैक्ट्रियन इतिहास के कुछ तथ्य आपको डायोडोरस, पॉलीबियस और स्ट्रैबो में भी संरक्षित मिलेंगे। तो अगर आप जब इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले तो आरंभिक इतिहास के बारे में बताओगे इंडो ग्रीक के, फिर उसके बाद उसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताओगे जिसमें सिक्के और इन किताबों के बारे में बताओगे। देखो नाम टफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। बहुत कम समय में बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, जिससे ये पता चलता है कि कुछ राजाओं ने तो एक साथ शासन किया होगा। जैसे कुछ राजाओं के यहाँ पर नाम है डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस द्वितीय, ऐसे एक राजा का नाम है एपोलोडोडोटस, और ऐसे ही एक राजा का नाम है पेंटालियन। एक और राजा रहा है यहाँ पर एगाथोकल्स। इन सब ने हिंदू कुश के दक्षिण में और उत्तर पश्चिम जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर राजा के रूप में शासन किया है। यह माना जाता है कि जो 42 यानी कि 42 ग्रीक बैक्ट्रियन जो राजा थे, यानी कि इंडो ग्रीक राजा थे, इनमें से 34 के बारे में, यानी कि 42 राजाओं में से 34 के बारे में सिक्कों से ही पता चलता है। राजाओं का क्रम जो विद्वानों ने प्रसारित किया है वो सिक्कों के हिसाब से किया है, यानी कि कौन पहले राजा रहा होगा, फिर कौन राजा रहा होगा, फिर कौन राजा रहा होगा। ये सब चीज़ें हमें सिक्कों से पता चलती है, क्योंकि एक सिक्के पर दूसरे सिक्के का ठप्पा लगा हुआ है, नाम बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं, पैटर्न बने हुए हैं, सिक्के किस क्षेत्र में पाए गए हैं, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र में कौन राजा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हैं सिक्के जो यहाँ पर मिले हैं। बैक्ट्रियन ग्रीक के जो सिक्के हैं ये हिंदू कुश के उत्तरी क्षेत्र में परिचालित थे। ज्यादातर सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे और गिल्ट के बने हुए सिक्के थे। इन्होंने जो वजन मानक का पालन किया था उस वजन को अटारी के नाम से जाना जाता था। इवन जो ग्रीक कहावतें हैं, ग्रीक किंवदंतियां हैं, जो शाही चित्र हैं, ग्रीक देवता जो हैं, उनके साथ भी राजाओं के नाम और पदनाम अंकित किए गए हैं इन सिक्कों पर। इंडो ग्रीक के सिक्के अगर आप देखोगे जो हिंदू कुश के दक्षिण में मिले हैं, ये चांदी और तांबे के थे, यानी कि उत्तर के सिक्के अलग थे और दक्षिण के जो सिक्के थे अलग थे। उत्तर में सोने, चांदी, तांबे और निकल के पाए गए हैं, जबकि दक्षिण में जो सिक्के मिले वो चांदी और तांबे से मिले हैं। भारतीय क्षेत्रों पर विजय जो प्राप्त हुई है, इस माध्यम से दो भाषाओं वाले सिक्के भी मिले हैं। कुछ विशेष प्रकार के भी सिक्के मिले हैं जिन पे ब्राह्मी लिपि में चीजें लिखी हुई हैं। तो ब्राह्मी लिपि जो कि राजा अशोक के साम्राज्य में भी चलित थी। इस प्रकार का ऐसा एक और सिक्का मिला है जो एगाथोकल्स का है, यानी कि जो एक राजा था एगाथोकल्स, उसका एक सिक्का मिला जो ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें ब्राह्मी लिपि में एक किंवदंती लिखी हुई है और उसके पीछे राजा का नाम भी लिखा हुआ है। अगर आप इंडो ग्रीक का और भी गहराई से अध्ययन करोगे, यानी कि भारतीय यूनानी इतिहास का और गहराई से अध्ययन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था मिनेंडर प्रथम। इंडो ग्रीक का जितने भी अध्ययन है उसमें सब में ये पता चलता है कि यहाँ का जो सबसे सही राजा होगा, जो सबसे बढ़िया तेज प्रतापी राजा होगा, वो राजा होगा मिनेंडर प्रथम, जो कि बाकी सभी इंडो ग्रीक राजाओं से श्रेष्ठ होगा।
उसने बड़े पैमाने बड़े क्षेत्र पर शासन किया है। उसने जो सिक्के भी जारी किए हैं ना, वो बाकी राजाओं के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ सिक्के जारी करे हैं उसने। इवन दूसरी दुनिया भर के जितने भी सार्वजनिक सिक्के हैं, निजी संग्रह हैं, हाल के सिक्कों की जो तुलना है, इस सबसे पता चलता है कि मिनेंडर प्रथम ने जो सिक्के चलाए थे वो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। वो एक यूनानी राजा था जिसका भारत के साहित्य में भी उल्लेख किया गया है। जैसे कि भारत में दो क्लासिकल राइटर्स रहे हैं, दो क्लासिकल लेखक रहे हैं, एक का नाम था पॉम्पेयस ट्रॉगस और एक लेखक का नाम था स्ट्रैबो। इन लेखकों ने अपनी किताबों में भी मिनेंडर के बारे में लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये एक तगड़ा बैक्टीरियन राजा था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्ट्रैबो ये लिखते हैं कि बैक्ट्रियन यूनानियों ने सिकंदर की तुलना में, यानी कि सिकंदर ने जितने भारतीय राजाओं को नहीं हराया था, उससे भी ज़्यादा भारतीय राजाओं को इन यूनानियों ने हराया था। तो मिनेंडर अगर सोटर की बात करोगे तो ये कठियावाड़ में सिंधु डेल्टा के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था। अगर आप देखोगे तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथीसियन सी में अपोलोडोटस और मिनेंडर के बारे में वर्णन किया भी गया है। मिनेंडर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में एक और किताब है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो की अगर आप बात करोगे तो मिलिंद पनो के बारे में आपने सुना भी होगा कि मिलिंद पनो एक साहित्य है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, एक बौद्ध भिक्षु एक राजा है नागसेन, इन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है, इन चर्चा का वर्णन मिलिंद पनो में किया गया है। तो यहाँ पर भी मिनेंडर के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा मिनेंडर के जो सिक्के हैं उससे भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मिलिंद पिनो जो किताब है, इसके माध्यम से पता चलता है कि जो मिनेंडर की राजधानी थी वो सगल थी, जो आजकल पाकिस्तान के सियालकोट में है। तो ये सब इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में बताया गया है, उनके नाम बताए गए हैं और किन क्षेत्रों पे उन्होंने शासन किया है। ये सब चीज़ें आपको सिक्कों से और किताबों से पता चलती है। तो कुछ सिक्के और कुछ किताबों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही एक था एटीमैकस द्वितीय और एक था एपोलोडोटस फर्स्ट, इन्होंने भी शासन किया था। मिनेंडर के सिंहासन पर आसीन होने की जो तारीख है वो लगभग 155 बीसीई मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग 165 बीसीई भी कहते हैं, क्योंकि इतिहास बिल्कुल सटीक इनके बारे में नहीं पता। मेनेंडर अगर फर्स्ट की बात की जाए तो इसने अपनी शक्ति क्षमता का व्यापक विस्तार किया। इसने नई नई मुद्राओं को चलाया। इसने टकसाल इसकी टकसाल में असंख्य सिक्के ढलवाए और कई क्षेत्रों पर इसने शासन किया। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि मिनेंडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन ये पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण तो पक्का प्रदान किया होगा, क्योंकि कुछ किताबें लिखती हैं कि इसने बौद्ध धर्म को शायद अपना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ किताबें ये भी लिखती हैं कि इसका झुकाव तो था, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण तो दिया था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं किया था। अगर हम इसकी रानी की बात करें तो इसकी रानी का नाम था अगाथो क्लेया, और इसके अगर बेटे की बात करें तो इसके बेटे का नाम था स्टैटो प्रथम, जिसने आगे चलकर गांधार पर शासन किया था, जो कि एक महाजनपद था हमारा। तो अगाथे केलियो ने मेनेंदर के मरने के बाद अपने पुत्र का संरक्षण किया था और उसे राजा बनने के लायक बनाया था। हिंदू कुश के अगर दक्षिण क्षेत्र में जाओगे आप, हिंदू कुश जो पर्वतीय इलाका है उसके साउथ में जाओगे आप, तो इंडो ग्रीक शासन में तीन बड़े राजा हुए। एक का नाम था लीसियस, एक का नाम था एंटियालकिडस और एक का नाम था हेलियोलस। इसके अलावा जो हेलियोडोरस है, इसके एक एक शिलालेख मिलता है जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है, और वो शिलालेख है बेस नगर का। इसके अलावा तक्षशिला के राजा के रूप में आपको पता चलेगा एंटिया किसके लकीडिस के बारे में। इसका एक राजदूत था जिसका नाम है हेलियोडोरस, जिसे विदिशा के राजा के बारे में भी बताया जाता है। तो इन लोगों के अगर संघर्षों की बात करोगे तो इनके संघर्ष पार्थियन और शक लोगों के साथ हुए थे, और आगे चलकर राजू वुला के हाथों इनकी हार होगी और इनका शासन यहाँ खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये पंजाब तक केवल सीमित रह जाएंगे। तो अगर आप इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में बात करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडो ग्रीक राजा जो हैं ये सिकंदर के नेतृत्व में शुरुआत में बसे थे, और इनमें जो एक राजा था डायोडोटस प्रथम, इसने वास्तव में इंडो ग्रीक साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर आप बताओगे सिक्कों से, शिलालेखों से, किताबों से इन सब के बारे में कैसे कैसे चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर आपसे इंडो ग्रीक इतिहास के बारे में पूछे तो आप बता ही देंगे। आगे चैप्टर में हमें पता चलता है वेस्टर्न इंडिया के शक क्षत्रपों के बारे में। तो देखो, आई होप से यहाँ तक कोई क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये चीज़ें जो है ना, ये जो नाम है ये आपके लिए टफ हो सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी की पहले की जो किताबें हैं वो नहीं पढ़ी हैं। तो इसलिए ना एक एक चीज़ को जब आप सुनो तो किताब में ना अंडरलाइन भी करते जाओ। वैसे तो मैंने हाईलाइट कर रखी है कई सारी चीज़ें, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप सोच रहे हो एक कहानी सी मिलेगी आपको, तो इस किताब में कहानी मिलने वाली नहीं है। आपको थोड़ा सा ना टफ करके पढ़ना ही पड़ेगा इसको। अब हम पश्चिम भारत की बात करते हैं। देखो, शक राजाओं की अगर बात करो तो यहाँ पर हम शक राजाओं की बात कर ही नहीं रहे, हम यहाँ छत्रपों की बात कर रहे हैं। छत्रप का मतलब होता है जो वायसराय होते हैं, या फिर वो राजा जो किसी बड़े राजा के अधीन शासन करते हैं। तो अगर आप शक छत्रपों की बात करोगे तो शक छत्रप कौन है?
तो शक छत्रप या तो किन्हीं बड़े बड़े राजाओं के वायसराय हैं, गवर्नर हैं, या फिर ये एक ना अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी किसी बड़े राजा के अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो ये पता चल गया आपको शक छत्रप कौन थे। फर्स्ट चैप्टर में आपने सीथियन साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, पार्थियन साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखो, तब आपको ये वर्ड समझ में आएंगे। तो कुषाण काल में पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पे क्षत्रपों का शासन था। और मौर्य काल के बाद गुजरात की बात कर लो, आप सौराष्ट्र की बात कर लो, मालवा की बात कर लो, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो लोग शासन करते थे इन सबको क्षत्रप के रूप में जाना जाता था। क्षत्रप शासकों की दो महत्वपूर्ण पीढ़ियां हैं जिन्होंने भारत में अपना साम्राज्य चलाया है। एक पीढ़ी का नाम है क्षैरथ, जिसकी बात की जाएगी, और आगे चलकर बात की जाएगी कार्दमक की। यानी कि क्षत्रप शासकों की कितनी पीढ़ियां हैं? एक पीढ़ी है क्षहरथ और एक पीढ़ी है कार्दमक। क्षहरथ परिवार की बात की जाए तो क्षहरथ परिवार के केवल दो सदस्यों के बारे में इतिहासकारों को जानकारी मिली है। एक सदस्य का नाम होगा भूमक और एक का नाम होगा नाहपर्ण। एक और नाम आपको मिलेगा अघुटका या फिर अभेदक, जिन्हें सिक्कों से हमें पता चला है, जो अपने सिक्कों पर परिवार का नाम क्षहरथ अंकित कराता था। भूमक की बात की जाए तो भूमक मूल रूप से कनिष्क के प्रति निष्ठा रखता था, यानी कि जब राजा कनिष्क शासन कर रहा था तो राजा कनिष्क के प्रति कौन निष्ठा रखता था? ये जो भूमक नाम का व्यक्ति था। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में जितने भी सिक्के मिले हैं हमें, जो गुजरात में मिले हैं, जो मालवा में मिले हैं, जो अजमेर में मिले हैं, इसके बाद ये इन सिक्कों से ये पता चलता है कि भूमक के बाद जो राजगद्दी संभाली वो राजगद्दी संभाली नाहपर्ण ने। किसने संभाली? नाहपर्ण ने। और ये सब किसके इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं? हम ये सब क्षारत के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो भाई, जो ये बंदा नाहपर्ण आगे चलकर राजा बना, इसने बड़े पैमाने पर तांबे के सिक्के भी जारी किए। नाहपर्ण के बारे में जो जानकारी है उसके सिक्कों से नहीं मिलती, बल्कि उसके दामाद ने जो सिक्कों को जारी करवाया उससे पता चलती है। इसके अलावा इसके मंत्री ने जो अभिलेख लिखवाए हैं उससे हमें नाहपर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पेरिप्लस का एक बंदा था नम्बनस, और जैन इतिहास जो जितने भी जैन स्रोत हैं इनसे भी हमें नाहपर्ण के बारे में जानकारी मिलती है। नाहपर्ण जो राजा रहा, इसके सिक्के राजस्थान के अजमेर, महाराष्ट्र के नासिक में मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जिससे पता चलता है कि इसने छत्रप नाम की उपाधि का इस्तेमाल किया। बाद में इसने अपने आप को महाक्षत्रप की उपाधि भी दी और राजन की उपाधि भी दी। और आगे चलकर इसने अपना शासन स्वतंत्र रूप से भी चलाया, यानी कि पहले तो ये अधीन राजा था, छोटा राजा था, फिर आगे चलकर इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। नाहपर्ण के राज्य की अगर बात करोगे तो आप मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक इसका शासन चलेगा। और इसकी जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था मीन नगर, जो कि उज्जैन और ब्रॉन्ज के बीच में थी। शायद इसकी पहचान उस समय के दोहा से होगी। अभिलेखों और सिक्कों के अध्ययन से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि पश्चिमी जो समुद्र तट का क्षेत्र था, इस समुद्री तट के क्षेत्र पर व्यापारिक मार्ग था और इन व्यापारों पर इन्होंने कंट्रोल किया था। और इन व्यापारिक पर शकों की भी और सातवाहन राजाओं के भी दोनों के कंट्रोल थे, और इसलिए इन दोनों की लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। महाराष्ट्र के नासिक में जो शिलालेख मिले हैं इसमें कारले और जुन्नर के शिलालेखों में इस चीज़ की पुष्टि भी है। नासिक के भी एक शिलालेख में भ्रक कक्ष यानी कि गुजरात, दासपुरा, इसके अलावा सुरपरिका जो कि मुंबई का एक उपनगर है, गोवर्धन, इस सब पर शासन करने का उल्लेख मिला है। एक सतवाहन राजा था जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम था सातकर्णी। इसने नाहपर्ण की हत्या कर दी और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, ये सब हमने अब तक किसके बारे में पढ़ा? क्षयरथ के बारे में। तो क्षत्रप शासकों की कितनी पीढ़ियां थी? दो पीढ़ियां थी। एक पीढ़ी कौन सी थी? क्षयरथ, और दूसरी कौन सी थी? कार्दमक। जब आप क्षयरथों के बारे में पढ़ोगे तो इसमें एक राजा होगा नाहपर्ण, जिसके बारे में अब तक हमने चर्चा करी। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्दमक की। कार्दमक की जब आप बात करोगे तो कार्दमक में से एक राजा था जिसका नाम था चष्टर्ण। यानी कि कार्दमक परिवार से कौन राजा था? चष्टर्ण था। इसके परिवार का नाम जो हमें पता चलता है वो कन्हेरी के एक शिलालेख से पता चलता है। ये माना जाता है कि यहाँ का एक राजा था रुद्रदमन। रुद्रदमन की जो बेटी थी वो वशिष्ठपूर्ण सातकर्णी की रानी थी, जो खुद के बारे में बताती भी है। तो कार्दमक परिवार की जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? कान्हेरी के शिलालेख से मिल रही है। और कार्दमक परिवार का एक मुख्य राजा कौन होगा? चष्टर्ण होगा। चष्टर्ण के बारे में भी उसके सिक्कों से पता चलेगा कि वो अपने आप को क्षत्रप की उपाधि देगा और आगे चलकर महाक्षत्रप की उपाधि देगा और फिर राजन की उपाधि भी देगा। ये माना जाता है जो चष्टर्ण है ना, ये चष्टर्ण, इसने 78 सीई के आसपास में अपना शासन शुरू किया होगा। पश्चिमी गुजरात के कक्ष से एक शिलालेख मिला है, जिस शिलालेख का नाम है अंधौ शिलालेख। इसमें हमें चष्टर्ण ने शक संवंत में अपने पोते रुद्रदमन प्रथम के साथ मिलकर शासन किया है, ये इस शिलालेख से पता चलता है। चष्टर्ण के पुत्र का नाम था जयदमन। उस समय के दुर्लभ सिक्कों से इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये माना जाता है इसने छोटे समय तक ही शासन किया होगा
और उसकी मृत्यु उसके पिता के समय से पहले ही हो गई होगी, यानी कि पिता से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। चस्टर्न को टॉलमी की एक किताब है और इस किताब का नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो किताब है इसमें भी जो चस्टर्न के बारे में लिखा हुआ है। यह माना जाता है कि अवंती में जो उज्जैनी थी ये इसकी राजधानी थी। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जो सातवाहन राजा थे इन्होंने बड़े पैमाने पर इनको हानि भी पहुंचाई थी। रुद्रदमन जो प्रथम नाम का एक राजा था, ये कार्दमक परिवार का सबसे महत्वपूर्ण राजा था और इसी के शासन काल में साम्राज्य की काफी वृद्धि भी हुई थी। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें पता भी चलता है ये जो रुद्रदमन प्रथम है इसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो झील थी इसका भी पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ की अगर आप प्रशस्ति की बात करोगे तो प्रशस्तियां वो होती हैं जो राजाओं के प्रशंसा में लेख लिखे जाते हैं। तो इसमें पता चलेगा कि रुद्रदमन प्रथम ने दक्कन के राजा सातकर्णी को हराया था, लेकिन रिश्ते की निकटता की वजह से उसने उसे बख्श दिया, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। जूनागढ़ की रियासत की प्रशस्ति से हमें रुद्रदमन प्रथम के खजानों के बारे में पता चलेगा, उसके सोने, चांदी और अन्य कीमती धातु और रत्नों के बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा कृषि उपज के भाग, टोल और सीमा शुल्क के बारे में भी पता चलेगा आपको जूनागढ़ की प्रशस्ति अभिलेख से। राजस्व के रूप में वो बलि और भाग लेता था, जो कि अशोक के समय से ही प्रचलन में थे। ये जो टैक्स थे वो किसानों पर लगाए जाते थे। इसके अलावा सीमा शुल्क भी लगाया जाता था। रुद्रदमन के उत्तराधिकारियों ने अपने साम्राज्य को अखंड नहीं रख पाए और आगे चलकर इनका साम्राज्य जो है थोड़े छोटे भागों में बंट गया और आगे चलकर ये इतिहास से विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमने इंडो ग्रीक राजाओं के बारे में पढ़ा और फिर हमने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के बारे में पढ़ा। शक क्षत्रप के कितने परिवार थे? दो, एक था क्षहरत और एक था कार्दमक। क्षहरत में हमने किसके बारे में पढ़ा था? नहापण के बारे में पढ़ा था। और हमने कार्दमक में किसके बारे में पढ़ा? चष्टन के बारे में पढ़ा और इसके अलावा रुद्रदमन के बारे में पढ़ा। तो मिनेंडर प्रथम के बारे में बता दो, थोड़ा सा क्वेश्चन है, और पश्चिमी क्षत्रप कौन थे इनकी विशेषताएं बता दो। तो आई होप से इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देने में आप सक्षम हो। आगे चैप्टर में सातवाहन राजाओं के बारे में बताया जाएगा, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है, जरूर बताओ आप मुझे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो और इसके अलावा हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आप उसमें भी जुड़ सकते हो, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम वहाँ पर भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।